तो इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीट कर लिया था। हम लोगों ने टोटल 3 केसेस देख लिए थे। अभी ये क्लास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में चल रही है। ऑफलाइन क्लासेस में भी हम लोगों ने देख लिया था और ऑनलाइन में भी हम लोगों ने देख लिया था कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 3 तरीके से मोशन कर सकता है। और चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में कैसा मोशन होगा ये डिपेंड करता है कि हमने जो उस वेलोसिटी से उसको फेंका है उस वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनता है। अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल फेंकते थे, 0 या 180 डिग्री पर फेंकते थे तो स्ट्रेट लाइन मोशन होता था। 90 डिग्री पर फेंकते थे तो सर्कुलर मोशन, और 0 और 90 छोड़ करके किसी पार्टिकुलर थीटा एंगल पर फेंकते थे जो कि 0 और 90 और 180 के बराबर नहीं होता था तो उसका हेलिकल मोशन होता था। ये तमाम चीजें हो चुकी हैं, इन पर क्वेश्चंस बाकी हैं। तो एक बार मोशन वाला टॉपिक खत्म हो जाए फिर हम लोग बहुत ही रिलैक्स्ड वे में सारे टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स करने का काम करेंगे। आज के क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, वैसे रीजन में चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। तो आप सबको मैं ऑलरेडी ये पढ़ा चुका हूं कि अगर हमारे पास एक ऐसा रीजन हो जिसमें एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहता हो और मैग्नेटिक फील्ड भी रहता हो तो उस वहां पर जो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है और मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है। और इन दोनों फोर्स के समेशन को अपन क्या बुलाते हैं? लॉरेंज फोर्स। क्या बुलाते हैं? लॉरेंज फोर्स। यहां तक में कोई डाउट है? नहीं है। यहां तक में किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना। अब आगे आज हमको देखना है कि लॉरेंज फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसे होगा। तो एनसीईआरटी में इस टॉपिक को अलग से नहीं दिया गया है। एनसीईआरटी ने बस एक छोटा सा टॉपिक बना के दे दिया है वेलोसिटी सेलेक्टर का, और खत्म, आगे बढ़ गया साइक्लोट्रॉन की तरफ। लेकिन हम लोग वेलोसिटी सेलेक्टर पढ़ने से पहले इसको और थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला यहां पर हम लोग एक केस लेते हैं जब हमारे पास हमारा जो आज का हेडिंग होगा वो हेडिंग ये रहेगा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और इसके अंदर हम इसको अलग अलग केसेस में ब्रेक करके पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला केस है जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो और चार्ज को भी उसी के दिशा में फेंका गया हो, मतलब चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में ही हो। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे मान लो, सपोज करो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड है, या इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, जो लेना चाहते हो ले लो। सपोज करो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका वैल्यू हर जगह पर क्या है? कांस्टेंट। और ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारे पास क्या है? मान लेते हैं कि ये भी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। और यहां पर हम लोग जो चार्ज पार्टिकल को फेंकते हैं, मान लो कि हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, इस चार्ज पार्टिकल को हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल फेंक दिया है, मतलब उन्हीं के दिशा में फेंक दिया है। तो इस केस में चार्ज पार्टिकल का ट्रैजेक्टरी अथवा मोशन कैसा होगा हमको ये समझना है। एकदम इत्मीनान से समझो। यहां बोर्ड पर देखो, अगर हम लोग बात करें यहां पर कि चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कौन कौन सा लगेगा, तो पहले हमारे चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, तो चूंकि V और B आपस में पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB sin 0, तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। बात नहीं करो तो बीच क्लास से भगा देंगे, ठीक है। FM इज इक्वल टू क्या हमारे पास? QVB sin 0, यानी क्या हो जाएगा? 0। हमने sin 0 क्यों लिया? क्योंकि V और B आपस में क्या है? पैरेलल। मतलब थीटा हमारे पास कितना है? 0 डिग्री। थीटा कितना है? 0 डिग्री। अब अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स की, किसकी बात करें? ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स था। इस केस में मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया? 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास क्या होता है? Q इंटू E। अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में लगेगा, और अगर ये चार्ज निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगेगा। तो हमने अभी पॉजिटिव चार्ज के केस को पढ़ना शुरू किया है। तो अगर इस पॉजिटिव चार्ज की बात करें, इसको हमने फेंका, इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगा नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स भी हर जगह पर सेम लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हमने बोला था आपको। तो ये चार्ज पार्टिकल को जब फेंकेंगे और उसी के दिशा में फोर्स लगेगा तो इसका स्पीड बढ़ता जाएगा और ये स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता रह जाएगा। मतलब ये स्ट्रेट लाइन में ही इस तरीके से मूव करता रह जाएगा और इसका एक्सेलरेटेड मोशन होगा, मतलब इसका स्पीड धीरे धीरे क्या होगा? इंक्रीज करेगा। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर सपोज करिए कि हम लोगों ने एक नेगेटिव चार्ज को फेंका होता, अगर यहां पर एक नेगेटिव चार्ज होता और हमने अगर एक नेगेटिव चार्ज को फेंका होता तो क्या होता? चार्ज को आगे फेंकते, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स पीछे लगता, तो पहले तो ये इसके स्पीड को घटा के 0 करता और फिर डायरेक्शन पलट जाता और ये
पीछे की तरफ मूव करता, किधर की तरफ मूव करता, पीछे की तरफ। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इस केस में चार्ज पार्टिकल का जो देखिए नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एफ एम और एफ ई मिला करके नेट फोर्स जो होगा वो सीधे एफ ई के बराबर हो जाएगा, यानी किसके बराबर, क्यू ई के बराबर। यानी अगर हमसे कोई पूछेगा कि चार्ज पार्टिकल का यहां पर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो क्यू ई बट्टा एम होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा। और अगर हमसे कोई पूछेगा कि चार्ज पार्टिकल का ट्रैजेक्टरी कैसा होगा, चार्ज पार्टिकल कैसे रास्ते में चलेगा, तो हम बोल देंगे चार्ज पार्टिकल विल मूव इन स्ट्रेट लाइन in the direction of electric field if it is positive and vice versa। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाएगा और निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है, यहां पे हमने बोला, अगर मैं ऐसे अगर लिख देता हूं फॉर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए बोल देता हूं, तो हम लोग बोलेंगे इट विल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन। कैसा लाइन? स्ट्रेट लाइन इन डायरेक्शन ऑफ क्या, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एम आई राइट बच्चों? और अगर हम लोग बात करें किसके लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए बात करें, किसके लिए बात करें, फॉर नेगेटिव चार्ज के लिए बात करें, तो नेगेटिव चार्ज जो हो जाएगा हमारा, ये किधर मूव करेगा, इट विल मूव ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्ट्रेट लाइन। ये भी कैसे मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया। कितने जनों को समझ में आ गया? समझ में आ गया कि चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग फेंकते हैं एक ऐसे रीजन में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल है और यूनिफॉर्म है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो कोई फोर्स लगा ही नहीं पाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जीरो हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन में मूव करता रह जाएगा। कोई डाउट है यहां तक में? कोई डाउट नहीं है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलो आप सब लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, अब चलते हैं आगे। अब अगर अगले केस की बात करें, ठीक है, अब अगर हम लोग अगले केस की बात करें तो अगला केस को पढ़ने से पहले, अगला केस है हमारा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हो। ऐसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, एनसीईआरटी में तो इवन इस केस का भी चर्चा नहीं किया गया है, बट हम लोगों ने इसलिए इसको देख लिया क्योंकि हमारे एनसीईआरटी एक्सप्लोरर और क्लास में जब मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा या कुछ प्रीवियस ईयर जेईई और नीट के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस में ये तमाम टॉपिक हमको काम आने वाला है, ठीक है, तो वहां पर हम लोग ये देखेंगे। इसलिए अब अगले केस को समझने से पहले हमको एक टॉपिक समझना पड़ेगा, क्रॉस फील्ड के टॉपिक को, कि क्रॉस फील्ड क्या होता है। क्रॉस फील्ड को समझना पड़ेगा तभी हम अगले केस को समझ पाएंगे। तो यहां पे हम लोग देखते हैं एक टॉपिक, क्रॉस फील्ड। क्रॉस फील्ड क्या होता है? ऐसा कोई भी रीजन जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो और वो आपस में परपेंडिकुलर हो, उसको हम लोग क्रॉस फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस फील्ड। ऐसा कोई भी रीजन जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो और ये आपस में परपेंडिकुलर हो, उसको हम लोग क्रॉस फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस फील्ड। तो यहां पे हम लोगों ने लिखा है द रीजन इन विच डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर is called cross field, is called cross field। आइए समझते हैं क्रॉस फील्ड किस तरीके से होता है। सपोज करिए कुछ बच्चे बात कर रहे हैं, है ना, अभी पिताजी से मिलवा के ले आऊंगा तुमको। तो अगर हम लोग क्रॉस फील्ड की बात करें तो यहां देखेंगे कि हमारे पास, जैसे सपोज करें कि इस तरीके से हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग डॉट बना रहे होते हैं तो डॉट से किसको दिखा रहे होते हैं? आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को। किसको दिखा रहे होते हैं? आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को। हम लोग इस तरीके से अगर डॉट में मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं तो किसको दिखा रहे होते हैं? आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। किसको दिखा रहे होते हैं? आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम लोग क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहे होते हैं तो ये क्या दिखा रहे होते हैं? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। किसको दिखा रहे होते हैं? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहे होते हैं। जैसे ये हमारे पास एक आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जेड एक्सिस में निकल रहा है, ठीक है। और सपोज करिए कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहां पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सपोज करिए कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से वाई एक्सिस में है। तो यहां पर आप अगर गौर से देखें तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है वाई एक्सिस में, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में है, मतलब बाहर की ओर निकला हुआ है, बाहर की ओर। तो इसको इस तरीके से दिखा दीजिए, मतलब एंगल कितने का हो गया?
90 डिग्री का। 3D में इसलिए आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं। मतलब यहाँ पर E परपेंडिकुलर टू क्या हो गया, B। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और मतलब सॉरी क्रॉस फील्ड हो गया, एक फील्ड जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर देखिए, ये एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की ओर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे जा रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में चला जाए, इस तरीके से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बना दें E, तो ये भी हमारा एक क्या हो जाएगा, क्रॉस फील्ड हो जाएगा। इस तरीके से आप ऐसे समझ जाइए, ये मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एक्स एक्सिस की ओर, और ये मान लीजिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वाई एक्सिस की ओर। ये भी हमारा क्या हो गया, एक क्रॉस फील्ड। तो क्रॉस फील्ड का मतलब होता है एक ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। मतलब याद रखेंगे कि ऐसा एरिया, ऐसा रीजन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 90 डिग्री का हो, मतलब दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो, उनको हम लोग क्रॉस फील्ड कहते हैं। क्रॉस फील्ड का यूज किया जाता है वेलोसिटी सेलेक्टर को बनाने के लिए। मतलब क्रॉस फील्ड बोले तो ऐसा रीजन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के नॉर्मल है, और इस क्रॉस फील्ड का यूज हम लोग करते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर बनाने के लिए। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। तो ये हम लोगों ने क्रॉस फील्ड देख लिया। अब क्रॉस फील्ड के बाद हम लोगों को समझना है एक केस जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर रहेगा, और उसमें चार्ज पार्टिकल को भी परपेंडिकुलर फेंक देंगे। मतलब आइए केस नंबर 2 देखते हैं, क्रॉस फील्ड के अंदर में चार्ज पार्टिकल का मोशन किस तरीके से होता है। इसमें बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, बट हम लोग एक केस से ही आपको सिखाने का काम करेंगे, और उस केस के अकॉर्डिंग आप सवालों में खुद से सोच लिया करेंगे। जब हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे और इसके अलावा कोई केस इनकाउंटर होगा, तो वहां पे हम लोग उसको अपने टेक्निक से और अपने स्ट्रेटजी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो जरा देखिए बोर्ड पर। हमने कहा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो और चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी भी उस पर परपेंडिकुलर हो। जरा गौर से देखिएगा, आप लोग ये समझिए, मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। इसको आप लोग समझिए इस तरीके से, ये मान लीजिए कि हमारे पास एक्स एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है, ये हमारे पास मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास मान लीजिए वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास मान लीजिए जेड एक्सिस है। ये एक्स वाई और जेड एक्सिस है। तो एक्स वाई और जेड एक्सिस की अगर बात करें, अब एक चीज समझिए, मान लीजिए कि हमारा चार्ज पार्टिकल यहां पर ओरिजिन पर रखा हुआ था, क्यू चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज को लेकर के हम लोग समझ रहे हैं। इसको हम लोगों ने वी स्पीड से, कितना स्पीड से, वी स्पीड या वी वेलोसिटी से एक्स के दिशा में फेंक दिया। मेरी बात समझ रहे हैं। और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये मान लीजिए कि किधर की ओर है, वाई एक्सिस में है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है यहां पर आपका किधर की ओर है, जेड एक्सिस में। समझिए इसको, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है। आप देख पा रहे होंगे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करता हूं इलेक्ट्रिक फोर्स की। किसकी बात करता हूं, इलेक्ट्रिक फोर्स की। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा एफ ई, ये हो जाएगा हमारे पास Q इंटू ई के बराबर। किसके बराबर, आप जानते हैं ये फॉर्मूला होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर Q चार्ज रहे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर Q चार्ज रहे तो उस पर लगने वाला फोर्स होता है Q इंटू ई। अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में फोर्स लगेगा, और अगर वो चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फोर्स लगेगा। तो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज को हमने रखा, इसको ये एक्स की ओर खुद जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी दिशा में धक्का देगा, Q इंटू ई फोर्स देगा। और इस फोर्स की अगर डायरेक्शन की बात करें तो ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो जे कैप लिखेंगे, या ऐसे आपको समझाने के लिए बोलता हूं, ये किधर की ओर लग रहा है, ऊपर की ओर, वाई एक्सिस में। तो क्या लिख सकते हैं इसको, अलोंग वाई एक्सिस। क्या लिख सकते हैं, अलोंग वाई एक्सिस। कोई डाउट है यहां तक में, एवरीथिंग इज क्लियर। चलो अब बच्चों एक चीज समझो, अगर मान लो सपोज करो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर एफएम से दिखाते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। लेकिन यहां पर थीटा किसके बीच का एंगल होता है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। वेलोसिटी एक्स में और मैग्नेटिक फील्ड जेड में। देखिए ना, जेड में है, वाई बोल रहे हैं आप, गांजा पी के आ जाते हैं क्लास में। वेलोसिटी किधर है, एक्स एक्सिस में, और मैग्नेटिक फील्ड जेड में। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहां पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, साइन 90। साइन 90 कितना होता है, 1। तो यह आ जाएगा क्यू वी बी। अब बात करते हैं कि इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा। तो यहां देखिए, समझिए इसको, मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। पहले वी की तरफ हाथ करते हैं, वी की तरफ हाथ कर दिए, और बी की तरफ मोड़ते हैं। बी किधर है, इधर की इधर,
आपके तरफ जेड एक्सिस की ओर, तो बी की तरफ मोड़ दिए, थंब किधर जा रहा है? नीचे। वी क्रॉस बी, थंब जा रहा है नीचे, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? अलोंग निगेटिव वाई या पॉजिटिव वाई? अलोंग वाई डैश एक्सिस, मतलब नीचे की ओर लगेगा। तुम इसको इस तरीके से समझो ना यार, कि यहां पे अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है इस तरीके से, तो इस चार्ज पार्टिकल पर समझो इस तरीके से, ये चार्ज पार्टिकल है, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की ओर। और इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? नीचे की ओर। अब यहां पर देखो, यहां तीन रास्ता संभव है, तीन रास्ता संभव है। सब लोग बोर्ड पर देखो कैसे कैसे रास्ता संभव है। अगर मान लो ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और नीचे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो गया, चार्ज पार्टिकल को हमने क्रॉस फील्ड में फेंक दिया, अगर ऊपर का इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे का मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो गया, तो चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। और ये इसको जैसे सीधा फेंके थे वैसे ही सीधा चला जाएगा। मतलब अगर ऊपर लगने वाला नीचे लगने वाला फोर्स बराबर हो गया, तो ये इस ट्रैजेक्टरी को फॉलो कर लेगा। नहीं समझ रहे मेरी बात? इसको जैसे फेंकोगे वैसे ही स्ट्रेट लाइन में चलता रह जाएगा। अगर ऊपर वाला फोर्स बड़ा हुआ तो उसको ऊपर टान लेगा? नहीं टान लेगा। अगर ऊपर वाला फोर्स बड़ा हुआ तो ऊपर और नीचे मिला के नेट फोर्स ऊपर की तरफ होगा, तो चार्ज पार्टिकल इस तरीके से ऊपर की ओर डेविएट कर जाएगा, ये इसका पाथ हो जाएगा। और अगर नीचे का फोर्स मतलब मैग्नेटिक फोर्स बड़ा हुआ, तो चार्ज पार्टिकल किधर आ जाएगा? नीचे की ओर आ जाएगा। तो यहां पर टोटल तीन केसेस हैं। कितने केसेस हैं यहां पर? कितने पॉसिबल केसेस हैं? अगर हम लोग बात करें पॉसिबल केसेस की, कि यहां पर कितने पॉसिबल केसेस हैं, तो पहला केस जो है हमारे पास वो है अगर ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाए। दूसरा, अगर ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स से बड़ा हो जाए। तीसरा, अगर नीचे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स से बड़ा हो जाए। इन सारे केसेस में क्या क्या होगा ये समझना है प्यारे बच्चों। देखिए, तो अगर ऊपर और नीचे वाला बराबर हो गया तो पहले वाले ट्रैजेक्टरी को फॉलो करेगा। कौन से ट्रैजेक्टरी को फॉलो करेगा? पहले वाले ट्रैजेक्टरी को फॉलो करेगा। मतलब ये सीधा चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। ठीक है। एफ ई बराबर अगर एफ एम हो जाए तो पता चल गया कि सीधे चला जाएगा। अगर ऊपर ज्यादा फोर्स लग जाए तो क्या होगा? अगर ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा तो डेविएशन ऊपर की ओर होगा, ये पैराबोलिक रास्ता को फॉलो करते हुए ऊपर की ओर चला जाएगा। तो ये कौन सा रास्ता फॉलो करेगा? ट्रैजेक्टरी सेकेंड। ठीक है। और अगर नीचे वाला फोर्स बड़ा हो गया तो किसको फॉलो करेगा? ट्रैजेक्टरी थर्ड। तो ऐसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, सबको रटना नहीं है, अपना दिमाग लगाना कि इलेक्ट्रिक फोर्स अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में लगेगा, निगेटिव है तो उसके ऑपोजिट लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल देखेंगे, उससे मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, और फिर V क्रॉस B करके डायरेक्शन निकालेंगे। फिर नेट फोर्स किधर की तरफ आया, मोशन उधर की तरफ ही होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि अगर चार्ज पार्टिकल को क्रॉस फील्ड में फेंकते हैं तो कैसा कैसा मोशन पॉसिबल है। इसको एक बार नोट कर लिया जाए। तो इसके थर्ड केस के बेसिस पर हमने देखा कि अगर चार्ज पार्टिकल पर ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाला फोर्स बराबर हो जाए तो ये सीधे स्ट्रेट लाइन में पास कर जाता है। इसके थर्ड केस के बेसिस पर बोर्ड के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। जैसे हमारे पास चाय छानने के लिए चाय छन्नी होता है जो कि चाय को और चाय पत्ती के ग्रैन्यूल्स को अलग करने का काम करता है, ऐसे हम लोग को एक टॉपिक पढ़ना है वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर एक ऐसा सेटअप है परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो चार्ज पार्टिकल्स के वेलोसिटीज के आधार पर उनको सेपरेट कर सकता है। बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स में से कोई एक चार्ज पार्टिकल को या कोई दो चार्ज पार्टिकल को या कुछ खास चार्ज पार्टिकल्स को अगर छांटना है तो वेलोसिटी सेलेक्टर का यूज करके हम बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स में से किसी एक चार्ज पार्टिकल को छांट सकते हैं उनके वेलोसिटी के बेसिस पर। यह बेसिकली एक सेटअप है क्रॉस फील्ड का, मतलब परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, जिसमें हम लोग जब चार्ज पार्टिकल को फेंकते हैं तो जिस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी E/B के बराबर होता है वो सीधे पास कर जाता है और बाकी डेविएट हो जाता है। कैसे होता है आइए देखते हैं। ठीक, हमने यहां पर लिखा है कि ये एक सेटअप है क्रॉस फील्ड का जिसका यूज किया जाता है वेलोसिटी को सिलेक्ट या फिल्टर करने के लिए उसके वेलोसिटी के बेसिस पर, चार्ज पार्टिकल को फिल्टर या सेलेक्ट करने के लिए उसके वेलोसिटी के बेसिस पर। अब समझिए, इसको जरा गौर से समझिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। फिर से वही चीज जैसे हम लोगों ने पहले किया था, यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है
और इस चार्ज पार्टिकल को एक्स एक्सिस की दिशा में फेंका है। यहां पे हम लोग सपोज करिए कि फिल्टर गेट लगा देते हैं कि हमको चार्ज पार्टिकल को फिल्टर करके इसके इधर भेजना है, ठीक है। तो जब चार्ज पार्टिकल को फेंका जाएगा, चार्ज पार्टिकल को फेंका जाएगा और ऊपर की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जेड एक्सिस में एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगेन जैसे हम लोगों ने अभी जस्ट देखा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ऊपर वाई के एक्सिस में लगेगा, वाई डायरेक्शन में। मतलब यहां पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, Q इंटू ई के बराबर किधर, वाई एक्सिस में लगेगा। और अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे तो Q इंटू वी बी के बराबर किधर लगेगा, वाई डैश एक्सिस में, मतलब निगेटिव वाई में। अभी जस्ट मैंने बताया V क्रॉस B करके, है ना। तो अगर यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल है तो इस चार्ज पार्टिकल पर एक तो फोर्स ऊपर लगता है Q इंटू ई के बराबर, और एक फोर्स नीचे लगता है कितना, Q इंटू वी बी के बराबर। तो अगर ऊपर का फोर्स ज्यादा होगा तो चार्ज पार्टिकल ऊपर डेविएट कर जाएगा, नीचे का फोर्स ज्यादा होगा, चार्ज पार्टिकल नीचे डेविएट कर जाएगा। और अगर दोनों फोर्स बराबर होगा तो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में सीधे पास कर जाएगा। चार्ज पार्टिकल ना तो ऊपर डेविएट करेगा ना तो नीचे डेविएट करेगा। लेकिन चार्ज पार्टिकल का सीधे पास करने के लिए जो कंडीशन है, कंडीशन टू फिल्टर, वो है इक्विलिब्रियम का कंडीशन। मतलब इक्विलिब्रियम मतलब वो कंडीशन जिसमें ऊपर और नीचे लगने वाला फोर्स क्या हो, बराबर हो, नेट फोर्स 0 हो जाए। तो याद रखेंगे, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के कंडीशन पर मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के। यानी Q इंटू वी बी ये किसके बराबर हो जाएगा, Q इंटू ई के बराबर। Q से Q कट जाएगा और V बराबर हो जाएगा E बट्टा बी, V बराबर हो जाएगा E बट्टा बी। यही कंडीशन होता है जिस कंडीशन पर चेक किया जाता है कि चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी सिलेक्टर से पास कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो हम लोग इसी कंडीशन के बेसिस पर बनाते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी E बट्टा बी के बराबर आ गया तो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में सीधा पास कर जाएगा, और नहीं आया तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ा है तो उधर डेविएट कर जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स बढ़ा है तो उधर डेविएट कर जाएगा। तो ये था वेलोसिटी सेलेक्टर, जो कि बोर्ड में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। इस पर न्यूमेरिकल्स हो, चाहे चार्ज पार्टिकल्स पर के मोशन पर न्यूमेरिकल्स हो, सब कुछ हम लोग करेंगे। लेकिन पहले नेक्स्ट लेक्चर में साइक्लोट्रॉन को पढ़ने का काम करेंगे, उसके बाद एक साथ सारे टॉपिक्स पर मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करने का काम करेंगे, ठीक है। आपको कल पता करके आना है कि वेलोसिटी सेलेक्टर का यूज कहाँ कहाँ होता है, किस किस डिवाइस में होता है, मैं आपसे पूछूंगा। जो बच्चे यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको वीडियो में कमेंट करके बताना है कि वेलोसिटी सेलेक्टर का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। आज के क्लास को यही खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।